नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज़ की क्लास है जो हम टॉपिक अपने ऐप में कंप्लीट करवाते हैं। जो थ्योरी पोर्शन हम अपने ऐप में कंडक्ट करवाते हैं उसके संबंध में हम एमसीक्यू आपके यूट्यूब में भी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी ये एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और पूरी कोशिश रहेगी कि हम एग्जाम तक इसको जारी रखें और अधिक से अधिक टॉपिक को हम कंडक्ट करवाएं, अधिक से अधिक टॉपिक को हम कवर करवाएं। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे एडीओ कोर्स के लिए या हमारे एडीआई कोर्स के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर या इस पीडीएफ पर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके हमारी संस्था से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके संबंध में। और दोस्तों, अभी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि अभी आबकारी आरक्षक, ठीक है, आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के पद पर भी 200 पदों पर भर्ती होने की प्रबल संभावना है। एक 85% तक श्योर है कि भैया आएगी ही वैकेंसी और एग्जाम होगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज ये भी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अभी क्या है, लगभग सभी स्कूल के एग्जाम खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या प्रवेश परीक्षाओं का दौर चलेगा जो लगभग आपके जुलाई तक चलेगा। तो ये जो बीच का समय है दोस्तों, अभी मार्च से लेकर जुलाई तक, इसमें बहुत से एग्जाम होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता रखिए, जिसमें एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोगों का ये सवाल आता है, सर पोस्ट कम है, पोस्ट कम है। तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि भैया जो आप पोस्ट की उम्मीद कर रहे हो ना, वो शिक्षा विभाग के छोड़ कहीं नहीं आएगा। 10,000 की भर्ती, 1,000 की भर्ती, ये सब शिक्षा विभाग में आएगी। अब मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट आता है तो उसमें लगभग 800-900 पोस्ट होंगे, और टीचर की भर्ती आती है तो उसमें लगभग 10 से 16,000 पोस्ट होंगे। बाकी किसी भी विभाग में आपके बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं आते, शुरू से नहीं आए हैं। आपका अगर एक बार जो भर्ती हुई थी हॉस्टल वार्डन की, उसमें 500 पोस्ट थे, इस बार 200 ही रह गया, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की जो लास्ट टाइम भर्ती हुई उसमें 900 पोस्ट थे, उससे पहले 500 से 700 पोस्ट थे, है ना। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इस बार के ज्यादा पोस्ट इसलिए थे क्योंकि पोस्ट जुड़ के बढ़ गए थे उसमें। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि किसी भी विभाग में अधिकतम 300-400 ही भर्ती आएगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा भर्ती आएगी, और 300-400 पोस्ट बहुत बढ़िया है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आप में क्षमता है और आप समय देने को तैयार हो तो किस्मत जरूर आपका साथ देगी। तो आप पोस्ट का रोना बंद कर दीजिए, ठीक है। हम जहां पढ़े, हमारे गुरुजी ने एक ही चीज बोला, भैया आप एक ही चीज पे रखो ध्यान, ठीक है। आप अपने पोस्ट पे ध्यान रखो, एक पोस्ट पे। अगर अर्जुन को पूरी मछली दिखती ना तो अर्जुन कभी आंख पे तीर लगा ही नहीं पाते, उनको सिर्फ आंख दिखी, और वो भी एक ही आंख। तो आपको अर्जुन जैसा प्रतिबद्धता चाहिए इसमें, है ना। तो पोस्ट का रोना एकदम बंद कर दीजिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। और बैक टू बैक पोस्ट आएंगे, उसी संख्या में आएंगे। आप अगर सोचोगे कि मेरे लिए 500 पोस्ट आए तो थोड़ा मुश्किल है, फिर उसके लिए ब्रह्मा जी को स्वयं आपकी किस्मत लिखनी पड़ेगी फिर से। तो भैया जो पोस्ट आ रहे हैं वो इनफ है, ठीक है। और दूसरी चीज, पढ़ाई अब जोर शोर से चालू कर दीजिए क्योंकि अब एग्जाम होने प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से सर्वोत्तम रखनी होगी और दूसरों के हिसाब से उससे और एक लेवल ऊपर करना होगा, ठीक दोस्तों। त्योहार भी मना लिए, सब चीज बढ़िया हो भी गया। मौसम हालांकि थोड़ा गर्मी का है, गर्मी लगती, पढ़ने से मन थोड़ा इधर उधर भागता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा संयमित रह के पढ़ाई करिए, भरपूर पानी पीजिए, ठीक। तो ये जो दोस्तों हमारी क्लास है ये एडीओ के संबंध में है। अब एडीओ के संबंध में हमने बैंकिंग प्रणाली पढ़ना था, है ना, सहकारिता पढ़ना था, तो उसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 का एमसीक्यू ले आए हैं। अभी जो है ये पार्ट 3 का एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू बेस्ड है आपके नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को दोस्तों मैंने इसमें काफी हद तक कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना को अभी चालू हुए 10 साल हो गए।
काफी सफलता की बात है कि कोई योजना 10 साल से अभी तक चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे। क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे पॉइंट को कवर करे। ठीक, मैं पहले ही बताया था कि कई लोगों का ये रहता है कि सर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो भैया यहाँ पे पूछने वाले क्वेश्चन तो है ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे रिवीजन के फॉर्मेट में है, वो इसीलिए इस पीडीएफ में डाले गए हैं, इस क्लास में कराए जा रहे हैं कि आपके टॉपिक का रिवीजन हो जाए। मैं आपको पहले ही बोला कि मैं इसको क्विक रिवीजन के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, और जब एग्जाम आएगा तो हम इसमें से और क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे, क्वेश्चन की संख्या कम करेंगे, और जो क्वेश्चन आने लायक प्रवृत्ति के हैं उसको बहुत अच्छे से करेंगे, तो हम रिवीजन में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक पॉलिटी का वीडियो है, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र करके, वो 100 क्वेश्चन है। अगर उस 100 क्वेश्चन को आप देख लिए तो आपका पॉलिटी पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम के पहले हम ऐसा फॉर्मेट डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जिससे रिवीजन हो सके, पर यह सब संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर होगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना, नाबार्ड हो गया आपका, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, उसके संबंध में है। तो चलो दोस्तों, समय बर्बाद किए बिना, ठीक है, भोले बाबा का नाम लेके आज की क्लास चालू करते। भारत में बैंकिंग प्रणाली पार्ट 3 है, टॉप 35 एमसीक्यूज है ना, और ये पूरे रिवीजन के फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? आप लोगों को पता है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई है? तो बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना अपने यहां किस तिथि को प्रारंभ हुई है? ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को पता है 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 2015 को कौन? प्रधानमंत्री जी ने, कौन? प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, कौन सी योजना लागू की? सुकन्या समृद्धि योजना। इसी को हम SSY, है ना, SSY के नाम से पढ़ेंगे। जहां भी SSY आएगा वहां सुकन्या समृद्धि योजना डिनोट होगा। ठीक, कहां से? हरियाणा। कहां? हरियाणा के पानीपत से। कहां से चालू की थी? हरियाणा के पानीपत से। सुकन्या समृद्धि योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहा? हरियाणा के पानीपत से। चूंकि ये बेटियों के संबंध में योजना है दोस्तों, और हमारे यहां सेक्स रेशियो हरियाणा में सबसे कम है, या सेक्स रेशियो की कंडीशन हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए इस योजना को वहीं से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, हरियाणा के पानीपत से। कहां? 22 जनवरी 2015 को। इस बार 22 जनवरी 2025 को इस योजना को सफलतम 10 साल हो गए। इस योजना को सफलतम 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, 2019 में इस योजना को फिर से रीडिजाइन किया गया था, 2019 में। ठीक है, फिर से रीडिजाइन किया गया था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, होगा ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन शानदार कंप्लीट। चलो देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है कौन सा योजना? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। मैंने बताया कि हरियाणा में सेक्स रेशियो कम है, इसलिए वहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ रायगढ़ में इस योजना ने खूब धूम मचाया था। हमारे यहाँ रायगढ़ में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वहां के कलेक्टर को इनाम भी मिल चुका है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग कौन सा योजना है? सरस्वती साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वाभिमान योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। आपको पता है दोस्तों कौन सी योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना, जो कहां से चालू हुई है? हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पूरे फैक्ट बेस आएंगे, पूरा आपका योजना रिवाइज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि खाता किस आयु से कम की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खोला जाएगा? अगर आप देखिए, सबसे पहले तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिका से संबंधित है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है, तो ये बालिका से संबंधित हुआ। इसमें क्या होगा? आपका एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, बालिका का एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, उसमें अभिभावक पैसा जमा करेगा, और एक निश्चित समय पे बालिका की शादी के लिए, बालिका की पढ़ाई के लिए, बालिका के जीवन यापन के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस पैसे को वापस किया जाएगा। तो कुल मिला के बालिका के नाम पर पैसा जमा करने की योजना है, जिसमें एक बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि उस योजना के तहत खाता खोलने की उम्र क्या है? बालिका के नाम से खाता खोलने की उम्र क्या है? 21 वर्ष से कम में, 18 वर्ष से कम में, 14 वर्ष से कम में, 10 वर्ष से कम में? कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है उसको कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आप सही बोल रहे हो नहीं। तो भैया हमने पढ़ाया है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका का खाता कब तक खुल सकता है? जब तक उसकी आयु 10 साल से कम हो। उसकी आयु क्या हो? 10 साल से कम हो। ठीक है, ठीक, आयु कितने से कम होनी चाहिए? 10 साल से कम।
अगर मान लो एक बालिका है, अगर उसका आप 11 साल में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने जाओगे, नहीं खुलेगा। उसका खाता कब खुलना चाहिए? जन्म से 10 साल के बीच में। ठीक है, तो 10 साल से कम तक ही उसका खाता बैंक अकाउंट खुल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, SSY सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? बताइए, चलो कौन खाता खोल सकता है? केवल पिता, केवल माता, माता या पिता, संरक्षक या अभिभावक? कौन खाता खोल सकता है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ये ऑप्शन डी होगा। ये क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी। हमारे टाइपिस्ट लोग एरर कर देते हैं, क्या बोलोगे? चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संरक्षक या अभिभावक। देखिए, एक पिता जो होता है वो संरक्षक और अभिभावक होता ही है। अब मान लो किसी बच्चे को किसी ने गोद ले लिया, तो वो उसके तो जन्मदाता पिता नहीं है, वो उसके क्या कहलाएंगे? अभिभावक या संरक्षक। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं रहे, उसके चाचा उसको पाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? संरक्षक या अभिभावक। दैट्स कॉल्ड गार्जियन। तो खाता कौन खोलने जाएगा? बच्चा का गार्जियन जो भी होगा। अगर पिता जिंदा है तो पिता ही गार्जियन रहेगा, अगर पिता नहीं है, माता जिंदा है, तो माता ही गार्जियन हो जाएगी। अगर माता पिता दोनों नहीं है तो जो आदमी उस बच्चे की जिम्मेदारी स्वयं लिया है वो क्या कहलाएगा? गार्जियन। तो खाता कौन खोलेगा दोस्तों? योजना में जो नाम लिखा गया है वो है संरक्षक या अभिभावक। ये जाएंगे बच्चे के लिए खाता खोलने। अब आप बोलोगे सर बच्चा क्यों नहीं खोल पाएगा? अरे भैया, बच्चे का 18 साल हुआ ही नहीं है, 10 साल से कम उम्र में खाता खोलना है, बच्चे को कुछ आता नहीं है, तो बच्चे के बदले खाता कौन खोलने जाएगा? उसके पिता या अभिभावक। ठीक है, अब जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तब वो खाते को चला पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज दर रहती है। जो सुकन्या समृद्धि योजना इसीलिए बहुत फेमस हुई दोस्तों कि इसमें बहुत हाई ब्याज मिलता है। आप नॉर्मल एफडी कराने जाओगे ना, आपको 6.5 से 7% ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, पर इसमें उससे भी ज्यादा ब्याज मिलता है। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप पैसा जमा करोगे उस पर ब्याज कैसा रहता है? कि निश्चित रहता है, वो ब्याज बदलता है ना, ब्याज हर तिमाही में बदलेगा, या ब्याज हर 1 वर्ष में बदलेगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रत्येक तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना में जो मिलने वाला ब्याज है वो समायोजित होता है, रीडिजाइन होता है, या बदलता है बोल सकते हो। ठीक है, प्रत्येक तिमाही में समायोजित होता है। चलिए, किस पर? जमा राशि पर ब्याज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का प्रकार किस प्रकार का खाता होता है? अब देखो, आपके घर में आपके मम्मी पापा का क्या होता है? ज्वाइंट अकाउंट होता है ना। संस्था का क्या होता है? कॉर्पोरेट अकाउंट होता है। तो यही पूछ रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में चूंकि बच्चा 10 साल से कम है, तो उसका अकाउंट कौन खोलने जाएगा? उसका अभिभावक खोलने जाएगा, संरक्षक गार्जियन खोलने जाएगा। तो वो किस टाइप का अकाउंट खुलेगा? तो ये बताइए कि हमने आपको क्या पढ़ाया है, फटाक से कमेंट करिए, है ना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का प्रकार होता है दोस्तों, मैं बताता हूं, एकल खाता, इंडिविजुअल अकाउंट। किसके नाम से खुलेगा? बच्ची के नाम से खुलेगा, बिटिया के नाम से खुलेगा। ठीक है, आपकी जो बिटिया है उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलेगा, और वो एकल इंडिविजुअल अकाउंट रहेगा, ज्वाइंट नहीं रहेगा, पापा मम्मी के साथ ज्वाइंट नहीं रहेगा। चलिए, तो ये याद रखिए कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी खाता खोला जाएगा वो इंडिविजुअल रहेगा। ये नहीं है अपन क्या सोचते हैं, बच्चा क्या है, अवयस्क है, नाबालिग है, तो उसका खाता किसके साथ ज्वाइंट कर देंगे? पापा के साथ। तो ये इसमें नहीं होगा, इसमें बच्ची के नाम से एकल खाता खुलेगा। चलिए दोस्तों, काफी अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है या नहीं। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में जमा राशि पर वर्तमान में मिलने वाले ब्याज दर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक, चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना में जो अभी करंट में ब्याज मिल रहा है, अभी करंट में जो ब्याज मिल रहा है खाते पे, वो क्या है? परसेंटेज बताइए। 9.2% प्रतिवर्ष, 8.2% प्रतिवर्ष, 9.1% प्रतिवर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए, अपन जो थ्योरी में क्लास किए हैं उसमें और वर्तमान यहां के डेटा में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि डेटा अगर चेंज हुआ है तो अपडेटेड फॉर्म में कहां मिलेगा आपको?
एमसीक्यू में मिलेगा। तो आप डेटा को सुधारिएगा, ठीक है, आप डेटा को सुधारिएगा। और एग्जाम के पहले हम डेटा के संबंध में एक और क्लास लाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, पूरे अपडेटेड डेटा हमको मिले। तो दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्तमान में आज की तारीख में जो आपको ब्याज दर मिलता है वो 8.2%। बहुत ऊंचा ब्याज दर है, ये बहुत ऊंचा ब्याज दर है, ठीक है। बालिका के नाम पे योजना चल रही है, शानदार 10 साल पूरे हो चुके हैं, काफी ऊंचा ब्याज मिलता है, इसीलिए लोग इस योजना पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 8.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। जब ये दोस्तों जब ये योजना लॉन्च हुई ना 22 जनवरी, अपन कब हुई है, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को हुई थी, है ना, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी। तो 22 जनवरी 2015 को जब लॉन्च हुई तब इसका ब्याज दर था 9.1%। फिर जनवरी लास्ट में, है ना, 2015 अंत में इसके ब्याज दर को बढ़ा के किया गया 9.2%। जब लॉन्च हुआ तब 9.1% था, लास्ट में बढ़ा के 9.2% कर दिया गया। अब 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से इसका ब्याज दर अभी तक कितना रखा गया है, 8.2%। देखिए दोस्तों मैंने तीनों डेटा बता दिया। जिस दिन लॉन्च हुई थी उस दिन 9.1% ब्याज देने की घोषणा हुई। उसके बाद 2015 अंत में बोले हम 9.2% ब्याज देंगे आपको जमा पर वार्षिक। अभी 1 जनवरी 2024 से इसके ब्याज दर को घटा के कर दिया गया है 8.2%। चूंकि अगर आपने पढ़ा होगा क्या आरआरबी का मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति में इसी ब्याज दरों में खेल होता है। जब इसका ब्याज दर बहुत ज्यादा था तो सब लोग पैसा किस में डाल रहे थे, इस योजना में डाल रहे थे, ठीक है। अब ब्याज दर कम हुआ तो इसमें इन्वेस्ट करने का रेट भी थोड़ा कम होगा। तो आरआरबी जो है, आरआरबी बोल रहा हूं, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो ऐसे ही पैसे के फ्लो को क्या करती है, मैनेज करती है। चलिए तो हमारे काम का भी क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितना प्रतिशत ब्याज दर दिया जा रहा है, 8.2%। जब चालू हुआ था 9.1 था, फिर बढ़ा के 9.2 किया गया। अभी 1 जनवरी 2024 से 8.2% कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। इस स्कीम के अधीन सामान्य स्थिति पर एक कुटुंब से अधिकतम 2 कन्याओं का खाता खोला जा सकता है, ठीक, पहला कथन। इस स्कीम के अधीन विशेष परिस्थिति पर अधिकतम एक कुटुंब से 4 कन्याओं का खाता खोला जा सकता है, दूसरा। इस स्कीम के अधीन एक खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपए सालाना जमा किए जा सकते हैं, चौथा। खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष तक खाते में निक्षेप किया जा सकता है, निक्षेप मतलब डिपॉजिट, पांचवा। इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को किसी भी अन्य बैंक या डाकघर में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। चलिए उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, इसमें सही क्या है, ये पांचों में सही क्या है। तो चलिए दोस्तों अब अपन करते हैं इसका क्या विश्लेषण। चलिए एक एक लाइन में बताता हूं। आपको यह पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक कुटुंब एक घर से, है ना, एक कुटुंब एक घर से अधिकतम कितने खाते खोले जा सकते हैं, एक कुटुंब मतलब एक घर से अधिकतम 2 खाते, कितने, अधिकतम 2 खाते, मतलब 2 कन्याओं को मिलेगा, 2 खाते मतलब 2 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार में मान लो 3 बेटियां हैं, एक परिवार में 3 बेटियां हैं, तो कितने को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा, सिर्फ 2 बेटी को, ठीक है, शुरू की 2 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। तो ये तो सही हो गया। इस स्कीम के अधीन सामान्य परिस्थिति में एक घर से मतलब एक पिता, एक घर में एक पिता एक कुटुंब से कितने खाते खोल सकता है, अधिकतम 2 कन्याओं के लिए 2 खाते खोल सकता है। दूसरा, इस स्कीम के अधीन विशेष परिस्थिति पर अधिकतम एक कुटुंब से 4 कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत है। अब विशेष परिस्थिति कैसे आएगी मैं बता रहा हूं। मान लो एक लड़की पैदा हुई शुरू में, आप उसका एक सुकन्या समृद्धि खाता खोल दिए, ठीक है। अगले बार जब बेटियां पैदा हुई तो जुड़वा बेटी पैदा हो गई, कितनी, जुड़वा बेटी। अब जुड़वा बेटी पैदा हुई तो एक का खाता खोलोगे एक का नहीं खोलोगे, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो भैया वो दोनों का भी खाता खुलेगा, मतलब एक बेटी जो पहले से है उसका तो खाता खोल चुके हो,
दोबारा अगर जुड़वा बेटी पैदा हो गई तो वो दोनों का खाता खुलेगा और कुल कितने खाते हो जाएंगे? 3। तो विशेष परिस्थिति में कितने खाते खोले जा सकते हैं? 3। अब उससे ज्यादा खाते नहीं खोले जा सकते, उससे ज्यादा खाते नहीं खोले जा सकते। अगर मान लो एक मां की 3 लड़कियां हैं और तीनों एक एक करके अलग अलग पैदा हुई है, उसमें जुड़वा कोई भी नहीं है, तो शुरू की 2 बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाएगा, लास्ट वाली का नहीं खुलेगा। सामान्य परिस्थिति में कितने खाते खुलेंगे? 2। अगर विशेष परिस्थिति में मान लो पहला बेटी सिंगल हुई, उसका आप खाता खोल लिए। अब दूसरी बेटी जुड़वा पैदा हुई, दूसरी बेटी जुड़वा पैदा हुई तो वो दोनों का खाता खुलेगा। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 खाते। तो विशेष परिस्थिति में 3 खाते, 4 नहीं 3। तो ये गलत हो गया, है ना। इस स्कीम के अधीन एक खाते में वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख सालाना नहीं, आप कितना? 1.5 लाख एक साल में जमा कर सकते हो। कितना? 1.5 लाख। ठीक है। इस स्कीम के अधीन आप एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में, एक वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो एक साल में आप कितने पैसा जमा कर सकते हो? 1.5 लाख। 2 लाख नहीं 1.5 लाख। ये भी गलत हो गया। खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष खाते में पैसा जमा किया जा सकता है, यह सही है। जिस दिन आप खाता खोलोगे उस दिन से 15 साल तक आप खाते में पैसा जमा कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बेटी का खाता 5 साल की उम्र में खोलते हो, तो 5 साल की उम्र में खोलते हो तो उससे 15 साल कितना होगा? 20 साल। टोटल उम्र कितनी हो गई बेटी की? 20। 15 और 5 20। तो आप उसके उम्र के 20 साल तक पैसा जमा कर पाओगे। ठीक है। तो यहां आप सीधा समझ लो कि जिस दिन खाता खोले हो उस दिन से 15 साल तक आप हर साल पैसा जमा कर सकते हो। और अधिकतम कितना रुपए जमा कर सकते हो? अधिकतम 1.5 लाख एक साल में जमा कर सकते हो। अधिकतम 15 साल तक पैसा जमा करना है और एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को किसी अन्य बैंक या डाकघर में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। देखिए भैया, अभी क्या है, बैंक तो बैंक का काम करता ही है, अभी डाकघर भी बैंक का काम करने लग गया, क्योंकि कोई उतना चिट्ठी पत्र लिखता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, डाकघर में भी पैसा जमा करते हैं। डाकघर बहुत सा काम करता है, बैंक का तो काम करता ही है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ गंगा जल भी बिकता है डाकघर में, है ना। एक योजना चालू हुई थी जिसके तहत गंगा जल डाकघर में बिकता था। ठीक। तो बहुत से काम करता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते कहां खुल सकते हैं? डाकघर में भी खुल सकते हैं, बैंक में भी। अब मान लो बेटी पहले थी कोई गांव में छोटा सा डाकघर था, ठीक है, वहां खाता खोल लिए। अब बेटी पढ़ने आ गई है, रहने आ गई है शहर में, तो उसका खाता शहर के बैंक या डाकघर में ट्रांसफर हो सकता है। यहां लिखा है नहीं हो सकता। आप जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करा सकते हो। तो इसमें क्या क्या सही है दोस्तों, पूरा डिस्कशन किए हैं अपन। ठीक है। इस स्कीम के अधीन सामान्य परिस्थिति में 2 खाते खुल सकते हैं, सही है। इस स्कीम के अधीन विशेष परिस्थिति में 3 खाते खुल सकते हैं। इस स्कीम के अधीन एक साल में केवल 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो, है ना। खाता खोलने के 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सही क्या हो गया? पहला और 4 सही है ना। इसमें क्या बोला है? सत्य कथनों पर विचार करिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन कथन सत्य हैं जी? 1 और 4। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, 1 और 4 सही है। देखिए कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन अपन इस पे किए। तो अपन क्वेश्चन का फॉर्मेट ही वैसे बना के रखे हैं मित्रों दोस्तों कि आपका रिवीजन हो जाए। ऑप्शन होगा ए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज मिलता है उसको कितने महीने में चेंज करते हैं, कितने महीने में उसको रीडिजाइन करते हैं, कितने महीने में उसको रेनोवेट करते हैं या पुनः गणना करते हैं? तो ब्याज की गणना बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। त्रैमासिक आधार पर, छमासिक आधार पर, मासिक आधार पर या वार्षिक आधार पर? तो मैं बता दूं ये होता है त्रैमासिक आधार पर, है ना। हर 3 महीने में उसके ब्याज की गणना की जाती है। या ब्याज को कौन सरकार बढ़ा घटी सकती है, घटा सकती है। एक बार डिसाइड की तो 3 महीने तक रहेगा, फिर 3 महीने में उसको क्या करेंगे, वापस रिव्यू करेंगे। तो इसका रिव्यू होता है हर 3 महीने में। ऐसे ही आपके आरबीआई की मौद्रिक नीति, उसका भी रिव्यू होता है हर 3 महीने में। ठीक है। चलिए, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत
ब्याज की जो गणना है किस आधार पर, त्रैमासिक आधार पर। ठीक है, चलिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बताइए कमेंट करके, खाता खोलने के अंतर्गत कितनी राशि आपको न्यूनतम जमा करनी है खाता खोलते समय। पढ़ाए हैं अपन दोस्तों, काफी अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना। तो आपको पता है कि 250 रुपए, कितना, 250 रुपए आपको न्यूनतम जमा करना होगा। ठीक है, न्यूनतम 250 रुपए। और एक साल में अधिकतम कितना जमा कर सकते हो, एक साल में अधिकतम आप जमा कर सकते हो 1.5 लाख रुपए। और कितने समय तक जमा कर सकते हो, खाता खोलने के, खाता खोलने के तिथि से 15 साल तक, 15 साल तक आप जमा कर सकते हो। यहां पे ये देखिएगा कि भैया यहां खाता खोलने की तिथि को मेंशन किया गया है। किसकी तिथि को मेंशन किया गया है, खाता खोलने की तिथि को, बच्चे की उम्र को नहीं बोल रहा है। ये नहीं कि बेटी 15 साल की होगी तब तक पैसा जमा करना है, ये नहीं करना है कि बेटी 15 साल की होगी तब तक पैसा जमा करना है। पैसा तब तक जमा करना है जब तक खाता खोलने के 15 साल तक, आप जिस तिथि को खाता खोले हो उस तिथि से 15 साल तक। ठीक है, चलिए न्यूनतम कितना जमा करना है, 250 रुपए। एक साल में अधिकतम कितना जमा कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि खाते के अंतर्गत आगामी जमा राशि कितने गुणक में होगी, मतलब आपको कितने के भाग में जमा करना है, कितने के भाग में जमा करना है, 50 रुपए के गुणक में जमा करना है। ठीक है, 50-50 रुपए के गुणक में आपको पैसा जमा करना है। सुकन्या समृद्धि खाते के अंतर्गत आगामी जमा राशि 50 रुपए के गुणक में जमा होगी। ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा है दोस्तों, क्या सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाक से। आयकर अधिनियम के तहत अर्जित ब्याज कर मुक्त है, मतलब ये बोल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप पैसा जमा करते हो और जो आपको 8.2% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स देना है क्या, इनकम टैक्स, या वो टैक्स से मुक्त है। तो ये बोल रहा है आयकर से मुक्त है। ठीक है, खाता अभिभावक द्वारा बालिका के वयस्क होने तक संचालित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, खाता कब खोले थे, जब बेटी का उम्र 10 साल से कम था, उस समय तो बेटी खाते को ऑपरेट नहीं कर सकती, तो बेटी के 18 साल तक होते तक उसके खाते को ऑपरेट कौन करेगा, पिता करेगा, अभिभावक करेगा, है ना। तो ये भी सही है। ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत जमा राशि पर कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, देखिए आप इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स किस पे भरते हैं, अपने इनकम पे। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो वो 1.5 साल इनकम टैक्स से मुक्त हो जाएगा। वो सॉरी, हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, है ना, तो वो 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार उसको टैक्स से फ्री कर देगी। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें सभी कथन सही हैं, है ना। सबसे पहली बात इसको पढ़िए, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलें और आप पैसा जमा कर रहे हैं, उन पैसों पे आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आयकर नहीं देना है। दूसरा, वो खाता जो है अभिभावक गार्जियन कब तक हैंडल कर सकता है, जब तक बच्चा वयस्क ना हो जाए, बच्चा वयस्क होगा तो वो हैंडल करेगा। सही है। आयकर अधिनियम 80C की धारा के तहत जो आप जमा पैसा किए हो, है ना, एक साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हो या कितना भी करते हो, 1.5 लाख रुपए से कम करना है, 1.5 लाख या उससे कम, अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख। अगर मान लो आप 1.5 लाख रुपए जमा किए हो तो उस 1.5 लाख पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें यह बात है कि जो ब्याज मिल रहा है उस पर भी इनकम टैक्स नहीं देना है और जो पैसा जमा कर रहे हो उस पर भी इनकम टैक्स नहीं देना है, टैक्स से मुक्त है। तो ये तीनों सही है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, क्योंकि इस योजना को अभी 10 साल हुए हैं, इसीलिए अपन इस योजना पे थोड़ा ज्यादा फोकस किए। बीच में जनवरी में ये हाईलाइट था कि इस योजना का 10 साल हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में खाते की राशि की निकासी की जा सकती है, मतलब परिपक्वता, मैच्योरिटी से पहले आप कब पैसा निकाल सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मैच्योरिटी से पहले कब पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, यह बेसिकली शिक्षा के उद्देश्य से पूछा है। किसके उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से।
शिक्षा के उद्देश्य से आप पैसा कब निकाल सकते हो? उच्च शिक्षा के उद्देश्य से। किससे? उच्च शिक्षा के उद्देश्य से। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो पैसा जमा करते हो वो परिपक्वता मैच्योरिटी होगा जब अकाउंट का, तो मिल जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी के पहले भी आप शिक्षा के उद्देश्य से पैसे निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो देखते हैं। बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, बालिका के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने पर, ए और बी दोनों परिस्थिति में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों परिस्थिति में, ऑप्शन सी। अब मैं इसको समझाता हूं। मान लो आपने सुकन्या समृद्धि योजना पर पैसा जमा किया है। यह पैसा बालिका के लिए जमा होता है जिस पर 8%, 8.2% ब्याज दिया जाता है। बेसिकली ये पैसा किस चीज के लिए जमा किया जाता है? बालिका के विवाह के लिए और बालिका के शिक्षा के लिए। अगर आप शिक्षा के उद्देश्य से पैसा निकालना चाहते हो तो कब निकाल पाओगे, है ना? कब निकाल पाओगे, किस समय निकाल पाओगे, उसके बारे में पूछा है। या तो आपकी बच्ची 10वीं पास हो गई है तब आप पैसा निकालोगे, या आपकी बच्ची का 18 साल से उम्र अधिक हो गया है तब आप पैसा निकालोगे। ये दो परिस्थिति में आप किस लिए पैसा निकाल सकते हो? ये दो परिस्थिति में आप उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हो, है ना? तो उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकालने के लिए दोनों परिस्थिति अनुकूल है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी। या तो बच्चा 10वीं पास हो गया, 10वीं के बाद वो हायर एजुकेशन करना चाहता है, उसके लिए पैसा निकाल सकते हो, या उसका 18 साल हो गया और वो हायर एजुकेशन करना चाहता है, उसके लिए पैसा निकाल सकते हो। इन दोनों में जो भी पहले हो उस आधार पर आप उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हो। इन दोनों में जो भी पहले हो, ठीक है। बच्चा मान लो अगर 18 साल का नहीं हुआ है, 10वीं पहले पास हो गया तो भी पैसा निकाल सकते हो। बच्चा 10वीं पास नहीं हुआ और 18 साल का हो गया तो भी पैसा निकाल सकते हो। इन परिस्थिति में जो भी पहले हो, ऑप्शन होगा सी और डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के प्रयोजन हेतु खाते से कितना प्रतिशत पैसा आप निकाल सकते हो? बताइए, उच्च शिक्षा के लिए आप कितना प्रतिशत पैसा निकाल सकते हो? बताइए, कमेंट करिए। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे मित्रों, रणबांकुरों, कि भैया आप उच्च शिक्षा प्रयोजन के लिए, किसके लिए? उच्च शिक्षा प्रयोजन के लिए, उच्च शिक्षा हेतु, हेतु कितना? 50% पैसा आप निकाल सकते हो। कितना प्रतिशत पैसा निकाल सकते हो? 50% पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है। कब? अगर बच्चा 10वीं पास हो जाए तब, जो पहला क्वेश्चन किए, 10वीं पास होने पर, 10वीं पास होने पर, या फिर बच्चे के 18 साल पूरा होने पर, पूर्ण होने पर आप क्या कर सकते हो? उच्च शिक्षा हेतु पैसा निकाल सकते हो। अगर आप उच्च शिक्षा हेतु पैसा निकालना चाहते हो तो आपके खाते में कुल जमा, मतलब जितना अभी तक जमा किए हो उसका 50% राशि क्या कर सकते हो? आहरित कर सकते हो, ड्रॉइंग कर सकते हो, आहरण बोलते हैं उसको। 50% राशि आप निकाल सकते हो। इसके लिए क्या कंडीशन है? उच्च शिक्षा के लिए पैसा तभी मिलेगा जब आपका बच्चा या तो 10वीं पास हो गया हो या उसका 18 साल उम्र हो गया हो। तो कितना प्रतिशत? 50%। ठीक है, कुल जमा का 50%। ठीक। और मान लो अगर शादी के लिए पैसा निकालना है, किसके लिए? शादी के लिए पैसा निकाल रहे हो, शादी के लिए पैसा निकाल रहे हो तो पूरा 100% पैसा आप निकाल सकते हो। जितना जमा है उतना पूरा पैसा शादी के लिए निकाल सकते हो। और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 साल। जब वो लड़की की शादी हो रही है और उसका उम्र 18 साल है ना, तभी आप उसका पैसा निकाल सकते हो। अगर बाल विवाह करके निकालोगे बोलोगे तो नहीं निकाल सकते, जेल हो जाएगी आपको। और शादी के लिए उम्र को प्रमाणित कैसे करवाना है? नोटरी करवाना है, स्टाम्प पेपर में, है ना, नोटरी करवाओगे तभी उसका उम्र प्रमाणित होगा और आपको पैसा मिलेगा। तो यहां उच्च शिक्षा की बात हो रही है, उच्च शिक्षा में कुल जमा का 50% पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है? देखिए, यहां आयकर अधिनियम की दो धारा पढ़े हैं। एक है 80C। 80C में, है ना, पैसा जो जमा पैसा है, पैसा जमा करने पर, जमा करने पर, ठीक है, टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। आप जो पैसा जमा कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब पैसे पे क्या मिलता है? पैसे पे मिलता है ब्याज। तो ब्याज की धारा क्या है? ब्याज की धारा है धारा 10। धारा 10 के तहत
पैसा में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज, ये भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। मतलब अगर आपको टैक्स फ्री करवाना है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालिए। आप खाते में एक साल में 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, वो 1.5 लाख रुपए ब्याज मुक्त होगा, और जो जमे पैसे पे ब्याज आपको, वो 1.5 लाख रुपए क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। जो आप 1.5 लाख रुपए जमा करोगे वो टैक्स फ्री होगा, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। और जो टैक्स पे आपको ब्याज मिल रहा है उस पर भी सरकार इनकम टैक्स नहीं लेगी, वो भी फ्री होगा। तो जमा पैसे पे जो टैक्स मिल फ्री होता है वो है 80C के तहत, और ब्याज जो टैक्स फ्री होता है वो धारा 10 के तहत। कितने के तहत, धारा 10 के तहत। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इनकम टैक्स की धारा 10। ठीक है, चलिए कॉमर्स वाले पढ़ते हैं फाइनल ईयर में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा है, एक डायरेक्ट टैक्स है, और किस प्रकार का कर है, एक प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर मतलब जितना आप ज्यादा पैसा कमाओगे उतना आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए कितने समय बाद खाता को पहले बंद किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर रहे हो और आपकी परिस्थिति पैसा जमा करने लायक नहीं है, तो आप खाता खोलने के 5 साल बाद, जिस तिथि को आप खाता खोले हो उस तिथि से 5 साल बाद खाते को बंद कर सकते हो। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के बाद कितने समय पहले खाते को बंद किया जा सकता है, 5 साल बाद। 5 साल पहले, समय से पहले बंद किया जाता है। कितने समय बाद खाते को, हाँ 5 साल। ठीक है, खाता खोलने के कितने समय बाद खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। देखिए मैं बता रहा हूं, चलिए आगे तो आएगा ही है, 5 साल बाद बंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या समृद्धि खाते की परिपक्वता तिथि क्या है, मैच्योरिटी। कोई भी योजना में अगर आप पैसा लगाते हो, चाहे LIC हो, चाहे SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, तो आपको एक निश्चित समय तक पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक निश्चित समय तक पैसा निवेश करना पड़ता है। फिर वो निश्चित समय पूरा होने के बाद आपको पैसा मिलता है। तो जो निश्चित समय है जिस पर आपको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी या परिपक्वता। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता। अब आपको पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कब खुलता है, खाता तब खोला जा सकता है जब बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। बेटी की उम्र 10 साल से कम हो तभी आप खाता खोल सकते हैं। 10 साल से बड़ी बेटी का आप खाता नहीं खोल सकते। अब खाता तो खोल लिए, तो खाता को कितने दिन तक चलाना है, खाता को कितने दिन तक चलाना है, खाता को चलाना है खाता खोलने से 21 साल तक। कब तक, खाता खोलने से 21 साल तक। खाते की मैच्योरिटी तिथि क्या है, खाते की मैच्योरिटी तिथि क्या है, मान लो अगर खाता 1 नवंबर, मान लो सुकन्या समृद्धि खाता 1 नवंबर 2000 को खोला गया है, तो यह खाता कब पूरा होगा, यह खाता पूरा होगा 1 नवंबर 2021 को पूरा होगा। कितना साल चलेगा यह खाता, 21 साल। खाता खोलने की तिथि से 21 साल, ना कि बेटी की उम्र की तिथि से 21 साल नहीं। बेटी की उम्र 21 साल होने पे खाते का कोई इफेक्ट नहीं है। आपका खाता कब तक चलेगा, खाता खोलने की तिथि से 21 साल तक। जिस दिन अकाउंट ओपनिंग हुआ है उस डेट से 21 साल जोड़ेंगे। आपके बच्चे के जन्म से इनको कोई मतलब नहीं है। आप खाता कब खोलते हो उस दिन से 21 साल तक आपको खाते में पैसा, 21 साल तक आपको खाते को रखना है। पैसा कब जमा कर सकते हो, अधिकतम 15 साल तक। जिस साल आप खाता खोले हो उसके 15 साल तक आप पैसा जमा कर सकते हो, और जिस दिन आप खाता खोले हो उससे 21 साल तक खाते को रखना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, यह सामान्य परिस्थिति में। तो सुकन्या समृद्धि खाते की परिपक्वता मैच्योरिटी तिथि क्या है, बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर, बालिका की शादी के समय 18 वर्ष आयु प्राप्त करने पर, खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद। तो बताइए दोस्तों, ये थोड़ा सा विश्लेषण वाला क्वेश्चन है, करिए विश्लेषण और फटाक से आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, फिर मैं भी आपको बताता हूं। ठीक, आप याद करिए कि इसमें क्या क्या क्लॉज थे। तो क्लॉज मैं बताना चालू करता हूं। सबसे पहले, आपकी बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कब मिलेगा, जब उसका आयु 10 वर्ष से कम हो और आप खाता खोलोगे तब। न्यूनतम राशि कितनी जमा करनी है, 250 रुपए।
एक साल में अधिकतम कितना जमा कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए। जो जमा किए हो वो भी इनकम टैक्स फ्री है, जो उस पर ब्याज मिलेगा वो भी इनकम टैक्स फ्री है। जमा को 50 रुपए के गुणा में जमा करना है, ठीक है। और खाता मैच्योर कब होगा? आप जिस तारीख को खाता खोले हो उससे 21 साल बाद, खाता खोलने की तिथि से 21 साल बाद खाता मैच्योर होगा, ठीक है। आप बीच में उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हो कब? जब बच्चा या तो 10वीं पास हो जाए या उसकी आयु 18 वर्ष हो जाए, तब उच्च शिक्षा के लिए आप पैसा निकाल सकते हो। जमा राशि का कितना प्रतिशत? जमा राशि का 50%, ठीक है। शादी के लिए पैसा निकालना है तो कितना निकाल सकते हो? पूरा 100%। अब इतनी कहानी मैं बता दिया, तब आप सुनिए। सुकन्या समृद्धि योजना में परिपक्वता की तिथि क्या है? पहला तो खाता खोलने से तिथि से 21 वर्ष बाद परिपक्व होगा, खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद। अगर बाय द वे बीच में अगर बालिका की शादी हो जाती है तो भी खाता परिपक्व हो जाएगा, ठीक है। सामान्य परिस्थिति में कब परिपक्व होगा? सामान्य परिस्थिति में परिपक्व होगा खाता खोलने की तिथि से 21 साल बाद। अब 21 साल नहीं चल पाया खाता, खाते की उम्र 21 साल नहीं हो पाई, 21 साल खाता नहीं चल पाया और बीच में ही बच्ची की शादी हो गई, तो हम उस खाते को बंद करवा सकते हैं। पर शादी के समय बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये 18 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है, इसको प्रमाणित कहां से करवाना पड़ेगा? स्टाम्प पेपर में सरकारी नोटरी से प्रमाणित कराना पड़ेगा, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आई? परिपक्वता मैच्योरिटी कब होगी? सामान्य परिस्थिति में खाता खोलने की, जिस दिन खाता खोले हो उस तारीख से 21 साल बाद वो खाता क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में ही बच्ची की शादी हो जाती है तो भी खाते को मैच्योर माना जाएगा, खाते को बंद कर सकते हो, बशर्ते शादी के समय बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। और ये उम्र को कौन प्रमाणित करेगा? नोटरी करेगा, सरकारी नोटरी स्टाम्प पेपर में। तो परिपक्वता तिथि क्या हो गई? 2 और 3। पहला कब? अगर बच्चे की शादी हो जाती है और शादी की उम्र 18 साल, शादी के दिन उसकी उम्र 18 साल से अधिक है, तब वो खाता मैच्योर माना जाएगा। या फिर खाता खोलने के 21 साल बाद वो खाता मैच्योर माना जाएगा और आपको पैसा पूरा वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा अपन कर लिए। तो ये जितने 17 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सब सुकन्या समृद्धि योजना से थे, ठीक है। हमने इस पे काफी अच्छा विश्लेषण किया है। मैं अभी भी बता रहा हूं, इस योजना को इस साल 10 साल हुआ है, इसीलिए इस पर थोड़ा ज्यादा हमने फोकस किया है। और ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आजीविका मिशन के अंतर्गत जो बैंकिंग प्रणाली है उस पे हमने इसको लेके चल रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन हो सकते हैं? अगर आपको अटल पेंशन योजना का लाभ लेना है ना, ये भी योजना चल रही है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के याद में, ठीक। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन हो सकता है? सरकारी नौकरी वाले, निजी क्षेत्र वाले, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बताता हूं, सरकारी नौकरी वालों को तो ऑलरेडी पेंशन मिलता है जी, है ना। कौन सा? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। किसमें मिलता है? सरकारी नौकरी वाले को। प्राइवेट नौकरी वाले या निजी क्षेत्र वालों को पेंशन मिलता है क्या? नहीं। तो उन लोगों के लिए जो निजी क्षेत्र के हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलता, जिनकी नौकरी खत्म होने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, सरकार उनको पेंशन देने के लिए एक योजना चालू की है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो इसके हितग्राही कौन होते हैं? निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति। कौन होते हैं? निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, ठीक है। अब देखते हैं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र के लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र के लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं? तो आपको पता है इसकी उम्र सीमा क्या है दोस्तों? 18 से 40 साल। मतलब आपको 18 से 40 साल के बीच आप हो तो अटल पेंशन योजना में आप पैसा जमा करोगे। ये पेंशन कैसे मिलेगा? आपको एक निश्चित राशि, अपनी आय में से एक निश्चित राशि जमा करना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल के लोग किसी भी समय, इसके बीच वाले 18 से 40 साल के लोग किसी भी समय अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अटल पेंशन योजना स्कीम में जमा करेंगे और फिर बाद में इनको क्या मिलेगा? इनको पेंशन मिलेगा। वही जो जमा पैसा है उनसे इनको पेंशन मिलेगा। तो इस योजना में कौन भाग ले सकता है? 18 से 40 साल के लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए
अटल पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करिए। क्या गलत है ये पूछ रहा है। पहला देखते हैं, इस योजना के तहत न्यूनतम 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन प्राप्त होता है। कितना होता है जी? न्यूनतम 1000 रुपए से 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगा। किसको? जो आदमी अटल पेंशन योजना में पैसा जमा करेगा उसको न्यूनतम कितना? 1000 से 5000 रुपए तक। कब तक पैसा जमा करना है? 40 साल तक। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक बचत बैंक खाता या डाकघर खाता होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपको पेंशन हाथ में नहीं मिलेगा, आपको पेंशन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत या तो आपके सेविंग अकाउंट में या आपके डाकघर खाते में मिलेगा। ठीक है, उस आदमी को पेंशन मिलेगा। ये योजना में वो आदमी पेंशन लगा सकता है, डाल सकता है पैसा, जो आयकर दाता नहीं है, जो टैक्स नहीं भरता, रिटर्न फाइल नहीं करता, वो आदमी इसमें भाग ले सकतेगा। क्योंकि जो पैसे वाले हैं उन लोग क्या करते हैं? इनकम टैक्स भरते हैं, और वो पैसा वाला है इसीलिए इनकम टैक्स भर रहा है, तो उसको पेंशन क्यों मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा। ये किनके लिए है? ये गरीब लोगों के लिए। कौन लोग? जैसे कोई गार्ड है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई मजदूर है, कोई कंपनी में, निजी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, उन लोगों के लिए पेंशन योजना है, पैसे वालों के लिए नहीं है। पैसा वाला आदमी तो इनकम टैक्स भरता है, वो क्यों रहेगा? तो जो आदमी इसमें भाग लेना चाह रहा है वो आयकर दाता ना हो। ठीक है, इस योजना के तहत 62 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। ये गलत है, ये गलत है। इस योजना के तहत आप कितने साल तक? 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। कितने साल? 60 साल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से 5000 से 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त होगा। जैसे आप पैसा जमा करोगे उतना आपको पेंशन मिलेगा। कम पैसा जमा करोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा पैसा जमा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। कब तक पैसा जमा करना है? 40 साल तक। 40 साल के बाद 20 साल वेट करना है, फिर 60 साल तक आपको क्या मिलेगा? 60 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा जब तक आप जिंदा रहोगे। अगर आप मर गए तो आपके जो भी नामित व्यक्ति है, चाहे बीबी हो, बच्चे हो, उसको पेंशन मिलेगा। तो बहुत अच्छी योजना है ये उन लोगों के लिए जो क्या है, मजदूर है, गार्ड हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, न्यूनतम 1000 से 5000 मिलेगा, सही है। एक अकाउंट होना चाहिए, सही है। रिटर्न फाइल करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 साल के बाद पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसको मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिलेगा। अब वो नॉमिनी बीबी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा न्यूनतम कितनी अवधि तक अंशदान करना है? कितनी अवधि तक आपको पैसा जमा करना है? 20 साल तक आपको पैसा जमा करना है, तब आपको पेंशन मिलेगा। आप जितना भी जमा कर रहे हो 20 साल तक पैसा जमा करना है। न्यूनतम अवधि कितनी वर्ष है? 20 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है, तब आपको पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र से। ठीक है, चलिए नाबार्ड आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य का चयन कीजिए। असत्य को, गलत को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, गलत क्या है? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को स्यू रमन समिति की सिफारिश पर की गई। बताइए दोस्तों, ये सही है या नहीं है? ये सही है या नहीं है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को ही हुई थी। और कौन सी समिति इसकी स्थापना करने के लिए बोली थी? स्यू रमन समिति। 1282 करके याद कर लो, 1282। ठीक है, 1282, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन व्यापम के कई एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे के कई एग्जाम में पूछ चुका है, एसएससी के कई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो नाबार्ड जो है केवल आपका एडीओ के लिए ही नहीं, ये अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नाबार्ड के संबंध में निम्न कथन में से पहला सही हो गया क्या? कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी समिति इसकी स्थापना करने की सिफारिश की? स्यू रमन समिति। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। देखिए, हमारी जो राजनीतिक राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली। लेकिन हमारी वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक पैसे वाली राजधानी कौन सी है? मुंबई। ठीक है, तो भैया इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। बहुत सही। हमारे देश में
जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक एक विकासात्मक बैंक है। विकासात्मक मतलब इसका काम है विकास करना, डेवलप करना। किसका डेवलप करना? ग्रामीण क्षेत्र का और कृषि का। इसका दो मुख्य काम है, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का विकास करना। ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए बैंक नहीं बना है, ये विकास करने के लिए बैंक बना है। तो ये किस प्रकार की संस्था है? विकासात्मक संस्था है। किसके लिए विकास करेगी? ग्रामीण क्षेत्र और कृषि के लिए विकास करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी काम हो, कृषि से संबंधित कोई भी काम हो, ये उसके विकास में काम करेगी और उसके लिए भारत में सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में आरबीआई और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% है। क्या ये सही है? ये गलत है ना? ये गलत है। ठीक है, नाबार्ड बैंक में, है ना, नाबार्ड बैंक में आपका किसका? सरकार का शेयर, सरकार का शेयर, सरकार का शेयर 99% है और आरबीआई का शेयर कितना है? आरबीआई का शेयर केवल 1% है। ठीक है, वर्तमान में। लेकिन जब नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को, तब आरबीआई और भारत सरकार दोनों को 50-50% शेयर दिया गया था। ठीक है, यह कथन पहले सही था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नाबार्ड बना, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या? नेशनल, ठीक है, नाबार्ड, ठीक, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही तो होगा क्या? नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सही बोला था मैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जब यह बैंक 12 जुलाई 1982 को बना, तब इसकी पूंजी थी 100 करोड़ रुपए। उस 100 करोड़ रुपए में 50 करोड़ रुपए आरबीआई के थे, 50 करोड़ रुपए भारत सरकार के थे। दोनों पास 50-50% शेयर था। वर्तमान में इसकी जो पूंजी है, उसमें इसकी पूंजी अब काफी बढ़ गई है ना, इसकी जो पूंजी है उसमें 99% पैसा भारत सरकार का है और केवल 1% पैसा किसका है? आरबीआई का है। तो ये क्वेश्चन, ये कथन गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी स्थापना 12 जुलाई 82 को ही शिवरमन